आशा और विनोद के 3 बेटे और 1 बेटी थी। आशा ने अपने चारों बच्चों की शादी कर दी थी और उसके चारों बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। विनोद की सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से वो आशा के साथ अपने अलग छोटे घर में रहा करता था। बहुत जल्द विनोद की रिटायरमेंट हो जाती है। लो आशा, हो गई मेरी रिटायरमेंट। अब तो तुम खुश हो ना? सही कहा आपने, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम अपने बच्चों के साथ रह सकेंगे, अपने उसी पुराने घर में। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं अपने तीनों बेटे राम, अनुराग और अमित को भी अभी फ़ोन करके बुला लूँ, क्योंकि अगले हफ्ते आपकी रिटायरमेंट की पार्टी जो है। अरे बेटों के प्यार में कहीं बेटे को ना भूल जाना। तुम सभी बच्चों को फ़ोन करके बुला लो, हम सब अपने पुराने घर में रहेंगे एक साथ मिलकर। नौकरी और शादी के बाद आशा के तीनों बच्चे अलग अलग रहा करते थे, पर आशा और विनोद एक साथ रहते थे क्योंकि विनोद की सरकारी नौकरी थी, जिस वजह से उसका अक्सर ट्रांसफ़र होता रहता है। पर रिटायरमेंट के बाद आशा अपने सभी बच्चों के साथ मिलकर रहना चाहती थी और इसीलिए वो अपने सभी बच्चों को फ़ोन करती है। प्रिया बेटा, याद है ना, अगले हफ्ते तेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी है, तो आ रही है ना दामाद जी के साथ? माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तो बहाना ढूंढती रहती हूँ आपसे और पापा से मिलने का। इसी बहाने इस बार मैं अपने भाइयों से भी मिल लूँगी। वैसे भी काफ़ी समय हो गया है भैया भाभी से मिले। सही कहा प्रिया बेटा, लास्ट टाइम तेरी शादी में ही तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। अच्छा, तुझे पता है तेरे पापा के रिटायरमेंट के बाद तेरे पापा और मैं तेरे तीनों भाइयों के साथ अपने पुराने वाले घर में रहेंगे। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश कि मैं भी रह पाती। आते जाते रहना बेटा। अच्छा, अभी रखती हूँ, तेरे भाइयों को भी फ़ोन करके बताना है ना, ताकि सब समय पर आ सके। अब आशा प्रिया का फ़ोन रखकर अपने तीनों बेटों को फ़ोन करती है। आशा और विनोद ने ये पार्टी अपने पुराने घर में रखी थी, जहाँ उसके बच्चों का बचपन गुजरा था। सभी बच्चे समय पर आ जाते हैं और पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर पुरानी बातों को याद करता है और तभी आशा अपने बच्चों से कहती है, कैसे समय बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई। एक माँ बाप का बस एक ही सपना होता है कि वो मरते समय अपने बच्चों के साथ रहे। माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी आपको और पापा को बहुत जीना है। हम जानते हैं राम बेटा, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ने और मैंने फैसला लिया है कि अब से हम सब इसी घर में एक साथ रहेंगे पहले की तरह। अब जैसे ही विनोद की तीनों बहू सपना, कोमल और अंजलि ये बात सुनती हैं, तो वो तीनों एक साथ रहने से मना कर देती हैं और बहाने बनाने लगती हैं। माँ, पिताजी एक बार ये फैसला लेने से पहले हमसे पूछ तो लेते। हाँ माँ, दीदी बिल्कुल सही कह रही है। आप तीनों ने सोच भी कैसे लिया कि हम अपना काम छोड़कर यहाँ आएंगे? अब जानते ना, हम लोग दूसरे शहर में सेटल हो चुके हैं। बहू, राम और अनुराग का तो अपना खुद का बिजनेस है और दोनों भाई का बिजनेस इसी शहर में है। तुम दोनों को यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है और अमित को तो अभी अभी नौकरी लगी है और उसके बॉस ने तो उसे ऑफर भी दिया है इसी शहर में रहने का। फिर दिक्कत क्या है? माँ, दिक्कत यह है कि अब हम तीनों भाई बड़े हो गए हैं, हमारी अपनी खुद की फैमिली भी है। इतना बड़ा परिवार, माफ़ करना, पर अब एक साथ नहीं रह सकता। और माँ जी, हम छोटे शहर में नहीं रह सकते। अगर आप दोनों अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं कि 1 महीना आप राम भैया के घर रह लो और 1 महीना मेरे घर। भैया भाभी, ये आप दोनों क्या बोल रहे हो? माँ पापा हमेशा साथ में रहें और आप उन्हें अलग करने की कोशिश कर रही हो। प्रिया दीदी, आखिर दीदी ने गलत ही क्या कहा है? बिल्कुल सही कह रही है। भला कोई एक जना दोनों की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है? और हम सब इस छोटे शहर में नहीं रह सकते। अपने भैया भाभी की ऐसी बातें सुनकर प्रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला लेती है कि अपने माता पिता को वो अपने साथ रखेगी। भैया भाभी, अगर आप दोनों माँ पापा को एक साथ नहीं रख सकते तो मैं रखूँगी माँ और पापा को अपने साथ। उनकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, पर मैं अपने माँ पापा को कभी अलग नहीं होने दूंगी। प्रिया, ये तुम्हारे घर की बात नहीं है, इसलिए तुम हमारे घर के मामलों में दखल अंदाजी मत ही दो।
और वैसे भी ये घर की बात है, घर की इज्जत घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर रिश्तेदारों को पता चलेगा तो सब क्या बोलेंगे। बहू बेटों ने अपने सास ससुर को घर से निकाल दिया, इसलिए बेटी ने अपने घर में जगह दी। अब बेटे को बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभाना तो बेटी को ही अपना फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा ना। प्रिया, बात को समझो। तुम मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ अपने ससुराल में नहीं ले जा सकती। कभी सोचा है तुम्हारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? मेरे ससुराल वालों की चिंता आप सब मत करो। प्रिया अपने भैया भाभी के फैसले के खिलाफ हो जाती है और उनसे अपने माता पिता के लिए लड़ाई करने लगती है। अपने बच्चों के बीच झगड़ा देखकर आशा को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता और वो अकेले में जाकर विनोद से कुछ बात करती है। विनोद जी, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे आपस में इस तरह से हमारे लिए लड़ाई करेंगे। इन्हें आपस में लड़ता देख मुझे बहुत दुख हो रहा है। आशा, तुमने सुना नहीं हमारे बेटे बहू ने क्या फैसला लिया? क्या हम अपने बेटे बहू के लिए बोझ हैं? मुझे अपने बेटे बहू का फैसला मंजूर है, पर मैं अपनी बेटी पर बोझ नहीं बन सकती। और गलती क्या है इसमें? आखिर अब हमारे बच्चों की भी अपनी फैमिली है, वो हम दोनों का ख्याल एक साथ नहीं रख सकते। 1 महीने आप राम के पास रहना और मैं अनुराग के पास, फिर अगले महीने मैं अमित के पास चली जाऊंगी और आप अनुराग के पास आ जाना। कम से कम हम अपने तीनों बेटों के साथ रह तो पाएंगे। आशा के कहने पर विनोद उसकी बात मान जाता है और कुछ देर बाद बाहर आकर विनोद अपनी बेटी को समझाता है और तीनों बेटों को अपना फैसला सुनाता है। मैंने और तुम्हारी माँ ने फैसला ले लिया है कि हम कहाँ रहेंगे और किसके साथ रहेंगे। पापा, मैं जानती हूँ आपने बिल्कुल सही फैसला लिया होगा। अब आप दोनों मेरे साथ चलिए, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बेटों के साथ रहने की। नहीं प्रिया बेटा, अब तेरा अपना अलग घर परिवार है, वो तेरा ससुराल है, हम तेरे साथ नहीं चल सकते। इसलिए हमने फैसला लिया है कि हम तेरे भाइयों के साथ रहेंगे। माँ, आप ऐसा फैसला कैसे ले सकती हो? क्या आपने सुना नहीं भैया भाभी ने क्या कहा? वो आपको और पापा को अलग कर रहे हैं। पापा, माँ को समझाइए ना। प्रिया बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर अब तुम्हारी माँ का यही फैसला है तो मेरा भी यही फैसला। माँ, ये सही नहीं है। यही सही फैसला है बेटा। अब तो अपने ससुराल जा सकती है, हमें अपने बेटों के साथ जाना है। राम बेटा, हमें तुम तीनों का फैसला स्वीकार है। ठीक है, फिर 1 महीने पापा मेरे साथ रहेंगे और आप अनुराग के साथ रह लेना। अच्छा, आप जल्दी से सामान पैक करिए क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैं अब और नुकसान नहीं झेल सकता। चलिए जल्दी से घर चलना है। अपने माता पिता का फैसला सुनकर अब प्रिया के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। वो वहाँ से रोती हुई अपने ससुराल चली जाती है तो वहीं आशा अपने दूसरे बेटे अनुराग के साथ उसके घर चली जाती है और विनोद अपने बड़े बेटे राम के साथ। उफ, मैं कितनी थक गई हूँ। अपने घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। अच्छा, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। तुम सामान लेकर कमरे में आ जाओ। अनुराग इतना बोलकर कमरे में चला जाता है तो वहीं दूसरी ओर कोमल सारे सामान को लेकर अपने कमरे में जाने लगती है। बेचारी आशा वहीं खड़ी होती है। ये सब देखकर आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, तुमने तो बताया ही नहीं, मैं किस कमरे में जाऊं और अपना सामान कहाँ रखूं बेटा? माफ़ करना माँ जी, पर हमारा ये फ्लैट 1 BHK का है। इसमें सिर्फ एक ही रूम है, तो आप एक काम कीजिए, किचन में जाकर सो जाइए या तो फिर हॉल में, और अपना सामान घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। पर बहू, हॉल में? देखिए माँ जी, प्लीज़ नाटक मत कीजिएगा। हाँ, अब आपके लिए हम बड़ा घर तो नहीं खरीद सकते ना, इसे में एडजस्ट करना होगा। मैं चले सो रही, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोमल बिना अपनी सास की पूरी बात सुने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। बेचारी आशा हॉल में ही अपना सामान रखकर खुद सोफे पर सो जाती है तो वहीं दूसरी ओर विनोद भी राम के साथ उसके घर जाता है, जहां सपना अपने ससुर को स्टोर रूम में ले जाती है। पिताजी, आज रात आप यहीं पर गुजार लीजिए, कल मैं स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी। अब से यही आपका कमरा है।
बहू, मुझे गंदगी से एलर्जी है। मैं जानती हूँ पिताजी, आपको गंदगी से एलर्जी है, पर थोड़ी एडजस्टमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी ना। मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है, और मैंने कहा ना कल स्टोर रूम की सफाई कर दूंगी। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरा बिस्तर साफ। विनोद बोल ही रहा होता है कि सपना बिना अपने ससुर की बात सुने वहाँ से चली जाती है। अपने बेटे बहू का ऐसा बर्ताव देखकर विनोद और आशा दोनों को ही बहुत दुख पहुँचता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके बेटे बहू उन्हें सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अरे अनुराग, लंच तो लेकर जाओ। बहू, अनुराग तो बाहर चला गया। तू एक काम कर, अनुराग का लंच मुझे दे दे, मैं दे आती हूँ। तब तक तू मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दे। कोई ज़रूरत नहीं माँ जी, आपकी वजह से अनुराग जी अपना लंच ले जाना भूल गए हैं। अब तक वो जा चुके होंगे। और रही चाय की बात, तो मैं बहुत थकी हूँ, मैं अकेले काम नहीं कर सकती। अगर आपको चाय पीनी है तो अपने लिए खुद चाय बना लीजिए। इस तरह से कोमल अपनी चाय लेकर कमरे में चली जाती है, जिसके बाद आशा खुद अपनी चाय बनाकर पीती है और सारे बर्तन भी धो देती है। कुछ देर बाद जब कोमल अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने सारे बर्तन धो दिए हैं, जिसके बाद कोमल अपनी सास से काम करवाने की सोचती है। चलो अच्छी बात है, बिना कहे बर्तन धो दिए, पर घर के सारे काम तो बाकी हैं और मुझे अपनी फ्रेंड से भी मिलने जाना है। एक काम करती हूँ, इस बुढ़िया से ही बोल देती हूँ, घर के काम भी कर लेगी। इतना सोचकर कोमल अब आशा को आवाज़ देती है और आशा अपनी बहू के पास जाती है, जिसके बाद कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी आपकी एक मदद चाहिए थी। मदद? अरे बोल बहू, क्या मदद चाहिए? माँ जी देखिए, अब सारा दिन घर में बैठी रहती हैं, कोई काम भी नहीं करती। आप जानती है ना घर में कितने काम होते हैं, और हर समय मैं आपका ख्याल नहीं रख सकती। मुझे और भी तो बहुत काम देखने होते हैं। देखिए ना, मुझे अब भी अपने किसी दोस्त से मिलने जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। मेरी गैर मौजूदगी में आप घर के काम कर लेंगी? अरे बहू, ये भी कोई कहने की बात है? आखिर ये घर मेरा भी तो है। तू आराम से अपने दोस्त से मिलने जा, मैं सारे काम कर लूँगी। अब कोमल अपने दोस्त से मिलने चली जाती है और कोमल की गैर मौजूदगी में आशा घर का सारा काम कर देती है। समय यूं ही बीतता है। कोमल घर में रहकर भी सारा काम अपनी सास से करवाती। ऐसे ही एक दिन आशा की तबीयत खराब हो जाती है। पता नहीं क्या मुसीबत पाली है मैंने। माँ जी, आपने तो इतना काम भी नहीं किया जितना पैसा आप पर मुझे लगाना पड़ेगा। माफ़ करना बहू, पर मैं जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी। अरे रहने दीजिए, जानबूझकर बीमार नहीं पड़ी, सब जानती हूँ मैं। आप बोझ बनकर रह गई हो मेरे ऊपर, पता नहीं कब पीछा छूटेगा मेरा। इस तरह से कोमल हर समय अपनी सास को खरी खोटी सुनाती। ऐसा एक भी दिन ना गुजरता कि आशा अपने पुराने अच्छे दिनों को याद ना करती। आशा के दिन आंसुओं के साथ कट रहे थे, तो वहीं विनोद का भी कुछ ऐसा ही हाल था। राम, तुम अपने पिताजी को कह क्यों नहीं देते कि बाहर जाकर कोई काम ढूंढे? जब से आए हैं खर्चे कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तुम सब्र रखो, अभी पापा को आए हुए 15 दिन तो हुए हैं। अब मैं उन्हें काम करने के लिए कैसे बोलूं, जबकि तुम जानती हो कि 15 दिन बाद पापा यहाँ से चले जाएंगे। पता नहीं ये 15 दिन कैसे बीतेंगे। कब से हमारे ऊपर बोझ बने बैठे हैं, और खुद के अंदर भी शर्म नहीं है कि कुछ काम करके बेटों की मदद कर दूं। विनोद अपने बेटे बहू की सारी बात सुन लेता है। उनकी बातें सुनकर विनोद को बहुत बुरा लगता है और विनोद काम की तलाश में बाहर चला जाता है। पर विनोद को कहीं काम नहीं मिलता और वो थक हार के घर आता है। पिताजी, ये क्या बदतमीजी है? आप सुबह से घर से गायब हैं। कहीं जाना था तो बताकर जाते। जानते भी हैं मुझे और आपके बेटे को आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। माफ़ करना बहू, दिमाग से निकल गया। पर मैं काम देखने के लिए गया था। सारा दिन घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ, तो सोचा कि क्यों ना कोई छोटा मोटा काम ही कर लूँ। पापा, आपको काम करने की क्या ज़रूरत है? आप रहने दीजिए, वैसे भी 15 दिन के बाद आपको यहाँ से जाना ही है। चलो सपना, आज हम बाहर खाना खाने चलते हैं। अब राम और सपना बाहर खाने के लिए चले जाते हैं और बेचारा विनोद घर में अकेला भूखा ही सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
और प्रिया अपने भैया भाभी को फ़ोन करती है, पर कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। ये क्या, दोनों में से कोई भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। इतने दिन हो गए पर भैया भाभी ने माँ और पापा से मेरी एक दिन भी बात नहीं कराई। सब ठीक तो होगा ना वहाँ? 20 दिन से ऊपर हो चले थे, पर अब तक प्रिया अपने माता पिता से बात नहीं कर पाई थी और इसीलिए प्रिया को अपने माता पिता की फ़िक्र सताने लगी और वो फैसला लेती है कि वो अपने माता पिता से मिलने खुद अपने भाई के घर जाएगी। अब अगले दिन ही प्रिया अपनी माँ से मिलने के लिए कोमल के घर पहुँच जाती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? अकेले ही घर का काम कर रही हो? भाभी कहाँ है और वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? अरे प्रिया बेटा, तू यहाँ अचानक? और ये क्या काम? अरे कुछ भी नहीं है, बस घर में सारा दिन बैठे बोर हो जाती हूँ ना, तो मैंने सोचा क्यों ना घर की थोड़ी सी सफाई कर लूँ। तू बैठ, मैं अभी तेरे लिए तेरी मनपसंद कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। रहने दो माँ, मुझसे झूठ मत बोलो। मैं अपनी मनपसंद कॉफ़ी खुद बना लूँगी और आपके लिए आपकी पसंद की चाय भी। आप मुझे बता दो किचन कहाँ है। प्रिया अब अपनी माँ के साथ किचन में जाती है और अपने लिए एक कप कॉफ़ी और माँ के लिए उसकी पसंद की कड़क चाय बनाकर उसे देती है। माँ, सच सच बताना, आप यहाँ खुश नहीं हो ना? भाभी और भैया आप पर अत्याचार कर रहे हैं ना? अरे ऐसा कुछ नहीं है प्रिया बेटा, तू बेकार ही चिंता कर रही है। बस करो माँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ, सब जानती हूँ मैं। भैया भाभी के रग रग से वाकिफ़ हूँ। और भाभी है कहाँ? अब तक घर नहीं आई? वो अपने किसी दोस्त के घर गई है, बता रही थी बहुत ज़रूरी काम है, अगर नहीं गई तो नुकसान हो जाएगा। कोई ज़रूरी काम नहीं है भाभी को। माँ, सब झूठ बोल रही है वो, ताकि वो आपको इस घर की नौकर बना सके, और वही हो रहा है जैसा वो चाहती है। प्रिया अपनी माँ से अपनी भाभी की बुराई कर रही होती है कि तभी वहाँ कोमल आ जाती है और प्रिया की सारी बातें सुन लेती है। बहुत अच्छी सोच रखी हुई है प्रिया तुमने, पर तुम्हें एक बात बता दूँ, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, समझी? क्या है और क्या नहीं वो सब मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है भाभी। और वैसे भी मैं यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। काफ़ी दिन हो गए माँ से मिले। माँ से मिलने के बाद मैं पापा के पास जाऊँगी। काश कि मैं तुम्हें रुकने की परमिशन दे पाती, पर अफसोस मेरे फ्लैट में सिर्फ एक ही रूम है। बाहर वाले लोगों के लिए मेरे फ्लैट में जगह नहीं है। मैं आपसे मिलने नहीं, माँ से मिलने आई हूँ, और जहाँ माँ रहती है मैं वहीं रह लूँगी। मुझे आपके कमरे की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिया अपनी भाभी की सभी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती है। अब ना चाहते हुए भी कोमल प्रिया को रहने की इजाज़त दे देती है, और जब प्रिया अपनी आंखों से अपनी माँ की हालत देखती है तो उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी माँ को अपने साथ चलने को कहती है। माँ, देख रही हो अपनी हालत? तुम्हारी हालत एक नौकर से भी बदतर कर दी है भाभी ने। तुम नीचे ज़मीन पर सो रही हो और भाभी ने तुम्हें ज़मीन पर बिछाने के लिए चादर भी नहीं दी है। प्रिया, आज तू आई है इसलिए ज़मीन पर सोना पड़ रहा है, वरना मैं तो सोफे पर सोती हूँ। आप तो ऐसे बोल रही हो माँ, जैसे सोफे पर सोना कितनी अच्छी बात है। सब देख रही हूँ मैं अपनी आंखों से, कितना बुरा व्यवहार हो रहा है आपके साथ। अरे मैं ठीक हूँ प्रिया बेटा, तू मेरी इतनी फिक्र ना कर। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है, सो जा। और कल तुझे अपने पापा से मिलने भी तो जाना है ना। अपने पापा से मिलकर यहाँ दोबारा आना और मुझे बताना वो कैसे हैं। हम जब से अलग हुए हैं हमने एक दूसरे से बात भी नहीं की। अब जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि कोमल और अनुराग ने इतने दिनों में एक बार भी आशा और विनोद की बात नहीं करवाई, तो प्रिया का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपने भैया भाभी से लड़ने लगती है। भैया भाभी, ये सब क्या है? आप दोनों ने मेरी माँ से बात नहीं कराई, ठीक है, पर आपने माँ की बात पापा से क्यों नहीं कराई? इतने दिन हो गए माँ और पापा एक दूसरे से बात करने के लिए तरस रहे हैं। प्रिया, रात का समय है, घर में चिल्लाओ मत। और रही बात करने की, तो मैंने एक बार फ़ोन किया था पर भैया का फ़ोन नहीं लगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है? जब आप दोनों भाई मिलकर माँ पापा की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकते, तो जाने क्यों नहीं देते इन्हें मेरे साथ? अरे क्यों रोका इन्हें? अनुराग और कोमल प्रिया की किसी भी बातों का कोई जवाब नहीं देते और अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आशा के समझाने पर प्रिया शांत हो जाती है
और अगले दिन अपने बड़े भाई राम के घर जाती है, जहाँ वो अपने पिता की कुछ ऐसी ही हालत देखती है। पापा, आपकी तो तबीयत खराब है, क्या आपने दवाई नहीं ली? अरे मैं ठीक हूँ प्रिया बेटा, बस सर्दी जुकाम है। अच्छा तू ये बता, तू यहाँ अचानक कैसे? क्या तू अपनी माँ से मिली? कैसी है तेरी माँ? पापा, माँ की हालत भी ठीक नहीं है। आप दोनों मेरे साथ चलिए, मैं अब और आप दोनों को इन लोगों के घर में नहीं रुकने दूंगी। प्रिया, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? घर में सबसे छोटी हो, छोटी बनकर रहो ना। और वैसे भी तुम अपना घर जाकर क्यों नहीं संभालती? क्यों हमारे घर में दखल अंदाजी कर रही हो? तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुमने फिर ऐसी हरकत करी ना तो हम तुम्हें अपने घर से धक्के मार कर निकाल देंगे। अपने बेटे बहू की बात सुनकर विनोद प्रिया को समझाता है और उसे वापस भेज देता है। प्रिया अपने ससुराल में जाकर भी अपने माता पिता की चिंता करती रहती है। तो वहीं दूसरी ओर एक दिन कोमल के घर उसका भाई आता है। अरे बहना, ये तू क्या कर रही है? भूल गई क्या कि तेरे सास ससुर कितने अमीर हैं? उनके पास इतनी सारी ज़मीनें हैं। मैं सब जानती हूँ भैया, और वैसे भी जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा ना तो हम तीनों के ही नाम आएंगे। तो मैं इस बुढ़िया की इतनी सेवा क्यों करूं? सही कहा है, औरतों का दिमाग घुटने में होता है। अरे बेवकूफ़ लड़की, क्या पता अरे वो दोनों भाई तेरे ससुर की ज़्यादा अच्छे से खातिरदारी करें। और वैसे भी जो बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, माँ बाप अपना सब कुछ उन्हीं बच्चों के नाम कर देते हैं। भैया, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। सपना और अंजलि तो एक नंबर की चापलूसी करने वाली औरतें हैं। चमचागिरी करना तो उन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ, अपनी सास को कुछ दिनों तक रानी बना कर रख, और जब वो तुझसे खुश हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले। भैया, लगता है हमने बहुत लेट कर दिया है। 2 दिन बाद मेरी सास अपने छोटे बेटे अमित के पास चली जाएगी और मेरे पास ससुर जी आ जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, सास ना सही ससुर ही सही, आने दे अपने ससुर को। तो उनकी अच्छे से देखभाल करना, और अपनी सास को भी अपने देवर के घर मत भेजना। अगर तू दोनों बूढ़ा बुढ़िया को मिलवा देगी और उनकी खूब सेवा करेगी तो तुझे इसका इनाम तो मिलेगा ही ना। कोमल अपने भाई की बात समझ जाती है। 2 दिन बाद कोमल अपनी सास को अमित के घर नहीं जाने देती, और जब राम विनोद को लेकर अनुराग के घर आता है तो वो अपनी माँ को देखकर हैरान हो जाता है। ये क्या, माँ अब तक यहीं पर है? अनुराग, तू माँ को अमित के घर छोड़कर नहीं आया? अब वो मैंने ही अनुराग को मना करा है। दरअसल ना, माँ के साथ 1 महीना बिताकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने छोटे से घर में माँ और पिताजी को एक साथ रखूँगी। अब आप जा सकते हैं भैया। कोमल और अनुराग का बदला हुआ ये रूप देखकर राम को बहुत अजीब लगता है और वो वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। जिसके बाद कोमल अपना कमरा अपने सास ससुर को रहने के लिए दे देती है और उनका सारा सामान अपने कमरे में सजा देती है। सच में माँ जी, आपका सामान इस घर में क्या आया? घर कितना खिल उठा है। वैसे दीवार की ये पेंट सही तो है ना? मतलब अगर आप कहो तो मैं दूसरा कलर करवा दूंगी घर में। अरे नहीं बहू, इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम और अनुराग अब कहाँ रहोगे बेटा? माँ जी, आप हमारे रहने की फिक्र क्यों करती हैं? बगल वाला घर भी हमने किराए पर ले रखा है, हम वहीं चले जाएंगे। अच्छा पिताजी, आप कुछ बोल नहीं रहे? बहुत भूख लगी होगी ना आपको? बताइए, मैं आपके लिए क्या बना कर लाऊं? अरे बहू, जो घर में बना है वही दे दे। अरे ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पिताजी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? मैं एक काम करती हूँ, आपका मनपसंद खाना बना कर ले आती हूँ, यही ठीक रहेगा। इतना बोलकर कोमल वहाँ से चली जाती है और अपने सास ससुर को खुश करने के लिए वो हर एक काम करती है जिससे वो उन्हें खुश कर सके। कोमल और अनुराग का ये बदला हुआ रूप देखकर आशा और विनोद बहुत ही हैरान होते हैं। आशा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्रिया तो मुझे बता रही थी कि कोमल तुम्हारे ऊपर अत्याचार कर रही है, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 2-3 दिन से बहू की हरकतें काफ़ी बदल गई हैं। जो मुझे आराम करने नहीं देती थी वो अब मुझे बिस्तर से उठने नहीं दे रही। पता नहीं आखिर उसे हुआ क्या है। आशा और विनोद को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है।
पर कोमल अपने सास ससुर की चमचागिरी करनी नहीं छोड़ती। कभी कोमल अपने सास ससुर के हाथ पैर दबाती तो कभी उनके लिए उनका फेवरेट खाना बनाती और मौका मिलते ही उनके साथ पिकनिक मनाने भी चली जाती। बहू, तुझे ऐसे देख कर ना बहुत अच्छा लग रहा है, पर तुझसे कुछ कहना था बेटा। हाँ हाँ माँ जी, बोलिए ना, आपको क्या कहना है। और एक बात, आप डरिए मत, अब से आप दोनों मेरे साथ ही रहोगे। ये सब सुनकर अच्छा लग रहा है, पर क्या मैं प्रिया से बात कर सकती हूँ? काफ़ी दिन हो गए उससे मिले और बात किए हुए। हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अभी ननद जी को फ़ोन कर देती हूँ। जितनी देर चाहो उतनी देर बात कर लेना। मैं तो कहती हूँ उन्हें घर ही बुला लेते हैं, आराम से मिल लो। कोमल अपना फ़ोन आशा को दे देती है। आशा और विनोद काफ़ी देर तक प्रिया से बात करते हैं। जब प्रिया को अपने माता पिता के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। वो सोचती है कि आखिर उसकी भाभी को अकल तो आई। अब प्रिया बिना कोई देरी किए अपने माता पिता से मिलने आ जाती है और अपनी आंखों से देखती है। क्या बात है भाभी, वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप माँ पापा का इतने अच्छे से ख्याल रखेंगी। सास ससुर के पैरों में तो स्वर्ग होता है ननद जी। माफ़ करना, उस दिन मैंने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की। अच्छा देखो, अब आई हो ना तो कुछ दिन रहकर ही जाना। इस तरह से कोमल प्रिया को कुछ दिन अपने घर पर रहने को कहती है। प्रिया भी अपनी भाभी को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ती। भाभी, ये क्या बनाया है आपने? जानती हो ना माँ तीखा खाना नहीं खाती। आप माँ के लिए कुछ और बना दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बना कर लाती हूँ। माँ के लिए कुछ हल्का खाना बना लाती हूँ। कोमल फटाफट किचन में जाकर अपनी सास के लिए कुछ बनाने लगती है। तभी प्रिया एक बार फिर अपनी भाभी को आवाज़ देती है। भाभी, किचन में बाद में काम करना, पहले इधर आकर फर्श साफ कर दो, गलती से पानी गिर गया है। अब हाँ, बस अभी आई। कोमल जल्दी से सारा फर्श साफ कर देती है और अपनी सास के लिए खाना बना कर लाती है, पर आशा वो खाना नहीं खाती। तब प्रिया अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपके अंदर फुर्ती ही नहीं है, आपको ना कुछ भी काम जल्दी करना नहीं आता। खैर छोड़िए, काफ़ी दिन हो गए हैं, हम सब ने शॉपिंग भी नहीं की। क्या आज हमें आप शॉपिंग करवा सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं, कल रात को ही तो अनुराग जी को सैलरी मिली है। कोमल अपने सास ससुर को शॉपिंग करवा कर लाती है। अपने भाई और भाभी का ये बदला हुआ रूप देखकर प्रिया को भी विश्वास हो जाता है और वो जाने का फैसला लेती है। पर जाने से पहले प्रिया अपने पति से बात करती है और अपनी पति के कहने पर प्रिया कुछ दिन और रुक जाती है। और एक दिन कोमल और अनुराग कुछ पेपर्स लेकर आशा और विनोद के पास आते हैं। माँ जी, ये हमारे नए फ्लैट के पेपर्स हैं। अनुराग जी चाहते हैं कि हम अपना बगल वाला फ्लैट भी खरीद लें आप दोनों के नाम पर। फिर आप दोनों उस फ्लैट में रहना। ये फ्लैट बहुत छोटा है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान करे तुम ऐसे ही तरक्की करते रहो। ये तो बस आपका आशीर्वाद है पापा। अच्छा पापा, इस पर आपके साइन चाहिए। अगर आप और माँ साइन कर देते तो कुछ ही दिनों में सब कुछ हमारा हो जाएगा, मतलब बगल वाला फ्लैट। आशा और विनोद आंख बंद करके अपने बहू बेटे पर विश्वास करते हैं और उन कागजात पर साइन करने लगते हैं कि तभी वहाँ प्रिया का पति आ जाता है और अपने सास ससुर को साइन करने से मना कर देता है। माँ पापा, उन पेपर पर साइन मत करो। ये आप क्या कह रहे हैं नंदोई जी? अगर माँ जी और पिताजी पेपर पर साइन नहीं करेंगे तो हम फ्लैट कैसे खरीदेंगे? भाभी जी, बेवकूफ़ आप मेरी बीवी और माँ पापा को बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं आप लोगों के रग रग से वाकिफ़ हूँ। आप जिस वकील से अपना काम करवाती हो ना, वो मेरा भी वकील है। ये आप क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, आखिर बात क्या है? अरे पहली बार भैया भाभी ने माँ पापा के बारे में कुछ सोचा है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ प्रिया, क्योंकि मुझे भी माँ और पापा की चिंता है, पर तुम्हारे भैया भाभी हमेशा खुदगर्ज रहे हैं और आज भी वो दोनों अपना ही मतलब निकाल रहे हैं। तुम नहीं जानती, पर माँ पापा जिस पेपर पर साइन कर रहे हैं वो उनकी प्रॉपर्टी के हैं। माँ पापा के इन पेपर्स पर साइन करते ही उनकी सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, सब कुछ भैया भाभी के नाम हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा?
कोमल, अनुराग, दामाद जी जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? ऐसा नहीं है पिताजी, नंदू जी को कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा, मुझे गलत फहमी हुई है तो ठीक है, एक बार इन कागजात को पढ़ लेते हैं, अपने आप ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप लोगों को फिर भी विश्वास ना हो तो मैं अपने लॉयर को भी बुलाने को तैयार हूँ, जिससे भैया भाभी ने ये प्रॉपर्टी के पेपर बनवाए हैं। विनोद को विश्वास नहीं होता कि उसके बेटे बहू इस हद तक गिर सकते हैं। अब विनोद खुद प्रॉपर्टी के पेपर्स को पढ़ता है और उसे अपने दामाद की बातों पर विश्वास हो जाता है। बाद वो अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हुए कहता है, तुम तीनों ने मिलकर हमारे साथ इतना बुरा किया, पर फिर भी मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया। पर तुम दोनों इतना गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बहू, अनुराग बेटा, अरे तुम दोनों को ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? आखिर हमारा सब कुछ तुम तीनों भाइयों का ही तो था। क्यों धोखा दिया हमें? क्यों हमारी आंखों में धूल झोंकी? बस कीजिए माँ जी, हमने कुछ गलत नहीं किया। हम दोनों ने आपकी चापलूसी की है और उसके बदले में अगर आपकी सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है तो इसमें गलत क्या है? अच्छे तो अमित भैया और राम भैया भी नहीं है, पर उन दोनों ने आपकी तरह गिरी हुई हरकत नहीं करी। आप तो दूसरों का हिस्सा भी खाना चाहती थी। अब मैं समझी, आप माँ से और पापा से उनकी प्रॉपर्टी लेकर उन्हें अपने घर से निकाल देती है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? प्रिया की बातों का कोमल और अनुराग के पास कोई जवाब नहीं था। अपने बेटे और बहू की ऐसी हरकत देखकर आशा और विनोद बहुत दुखी होते हैं, जिसके बाद आशा का दामाद कहता है, माँ, पापा, अब आपको अपने बेटों के पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलेंगी। और दामाद भी तो बेटे के ही समान होता है ना। हाँ माँ, इस बार मना मत करना। हमें खुशी है कि हमें ऐसा दामाद मिला, ऐसी बेटी मिली जो हर वक्त अपने माँ बाप के लिए खड़ी रहे। इस बार मैं अपनी बेटी और दामाद को निराश नहीं करूँगा। अब आशा और विनोद अपनी बेटी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और उसी वक्त आशा, विनोद अपना सामान पैक करके प्रिया के साथ उसके घर चले जाते हैं, जहाँ प्रिया अपने सास ससुर के साथ साथ अपने माँ बाप का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती है।